नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग अपना बिहार के इस कार्यक्रम में बिहार स्पेशल के टॉपिक को लेकर के आते हैं और आपको ये जानकारी भी होगा कि हमने बिहार में अफगान के शासन तक पढ़ लिया था। अब हम जो आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, बिहार में मुगल शासन कैसे आगे बढ़ता है, या यूं कहे कि जब भारत में मुगल शासन था तो बिहार पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों की पड़ताल हम करने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, दोनों के ही दृष्टिकोण से अगर टॉपिक के लिहाज से बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक होगा, तो इसको आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छे से देखना है। अब इसमें देखिए, जब हम बिहार में मुगल शासन की बात करेंगे तो हम सबसे पहले समझेंगे बाबर की स्थिति को लेकर के, और बाबर के बाद फिर हम हुमायूं की चर्चा करेंगे। हुमायूं के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा अकबर का शासनकाल, कि अकबर के शासन काल में बिहार की स्थिति क्या रहा था। उसके बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां की चर्चा करेंगे, और फिर सबसे महत्वपूर्ण आएगा हमारे लिए जो चर्चा का विषय वो होगा औरंगजेब, यानी कि औरंगजेब के बाद के जो शासक रहे कैसे वो बिहार पर शासन करते हैं और फिर मुगल शासन का कैसे समापन होता है, इन सभी का विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब यहां से जो हम शुरुआत करने वाले हैं बिहार में मुगल शासन को लेकर के, उसकी शुरुआत हम कहां से करेंगे? बाबर से करेंगे, ठीक है। और बाबर का जो देखेंगे कालखंड वह 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक आपको दिखने वाला है। तो विस्तार से इन चीजों को देखते हैं। भारत में अगर देखेंगे मुगल सल्तनत की स्थापना की बात, तो उसका श्रेय किसको जाएगा? बाबर को जाएगा। कई बार क्या होता है ना, कैंडिडेट कंफ्यूज करते हैं बाबर और हुमायूं में, है ना। तो बस एक थ्योरी ध्यान रखिएगा, एक टर्म ध्यान रखिएगा कि यानी कि बाबर, इसके नाम में ही है बाबर, है ना, तो फादर हो गया, मतलब फादर का हिंदी बाप, तो बाप जो शब्द आएगा तो बाबर, यानी कि फादर से यहीं से शुरुआत होगा। ये याद करने के लिए है, कंफ्यूजन आपका दूर होगा। जब भी मन में ऐसा हो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वंश की शुरुआत यहां से होगी। अधिकांशतः लोग ये कंफ्यूज करके आते हैं हुमायूं और बाबर में और गड़बड़ करके आते हैं, ठीक है। तो यहां से समझते हैं। देखिए, भारत में मुगल सल्तनत की बात अगर करेंगे तो बाबर ने उसकी स्थापना की, और पानीपत के प्रथम युद्ध की चर्चा करना यहां जरूरी हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध रहा वह अप्रैल 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच होता है? तो बाबर के बीच होता है और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इस युद्ध में यहां पर मुगल पराजित होते हैं और बाबर की हार हो जाती है, यानी कि इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में जीत जाता है, ठीक है। अब इसमें जीतने के बाद बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य की आगे चल करके स्थापना करता हुआ नजर आता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार, यहां पर ध्यान दीजिए क्या शब्द है, तुलगमा एवं उस्मानी युद्ध नीति। अब इस दो शब्द को समझ लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा। तो पहला शब्द जो है इसको समझिए, तुलगमा क्या होता है? तुलगमा कहने का मतलब है, आपने महाभारत देखा था, एक विशेष तरह का युद्ध नीति अपनाया गया था ना, चक्रव्यूह जिसको कहते हैं, चारों तरफ से घेर करके ऐसी नीति बनाना कि योद्धा अगर उसके अंदर चला जाए तो यहां से फिर निकलने के चांसेस पूरी तरह से खत्म हो जाए और फिर बाकी योद्धा मिलकर उस योद्धा का अंत कर दे। तो तुलगमा में यही होता है कि अगर मान लीजिए दुश्मन यहां है तो उसके चारों तरफ एक घेरा बना लिया जाता है, घेर करके दुश्मन को मारने की कला जो है तुलगना होता है, ठीक है। अब चलिए, यहां पर एक और शब्द है उस्मानी युद्ध नीति। उस्मानी वॉर पॉलिसी क्या होता है? दरअसल आपने इसको कैसे समझाऊं, उदाहरण के तौर पर आप बाहुबली फिल्म तो देखे होंगे ना। बाहुबली फिल्म में देखा होगा जैसे युद्ध नीति जब वो करता है बाहुबली, तो उसमें आप देखिएगा कि बड़े बड़े सवारी होते हैं जिसमें घोड़े या बैल लगा होता है, वो तेजी से दौड़ता है और बैलगाड़ी टाइप का, उस पे तोप या हथियार रखा होता है, वो तेज आवाज में वहां से फायर किया जाता है, जिसके वजह से विपक्षी सेना के जो हाथी होता है, घोड़ा होता है, घुड़सवार, वो सब भाग जाता है, हाथी सब वहां से भाग जाता है। तो अफरा तफरी जो अपने विपक्षी सेना में है वह मचा दिया जाता है। तो ठीक वैसा ही उस्मानी वॉर पॉलिसी होता है कि बैलगाड़ी पर एक तरह से तोप या बंदूक लगा के, चूंकि उस वक्त तो मान लीजिए ट्रक या ट्रैक्टर वगैरह तो था नहीं, बैलगाड़ी ही हो सकता था, तो उस पर ये तोप बंदूक लाद करके और तेज आवाज में फायर किया जाता था विपक्षी के तरफ। तो ये अफरा तफरी का माहौल करने के लिए ये उस्मानी युद्ध नीति, तो प्रथम बार इसने उस समय जो है इस युद्ध नीति का प्रयोग करता है। अब देखिए, जब इसकी चर्चा हम कर लेंगे, पानीपत से आगे बढ़ते हैं, तो खानवा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और खानवा का युद्ध आपसे पूछा जाएगा बार बार कि कब हुआ था, तो
वर्ष 1527 ईस्वी में। यह भी पूछा जाएगा कि भाई साहब यह भी बता दीजिए फिर कि खानवा का युद्ध किसके और किसके मध्य हुआ था। देखिए, जब भी किसी युद्ध की चर्चा करेंगे तो कितने ईस्वी में हुआ, कहां हुआ, किसके मध्य हुआ, कौन विजय हुआ, ये सारी चीजें जो है और उससे संबंधित कोई विशेष प्रकार का यदि संधि होता है, ट्रीटी होता है, तो वह भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इतने सारे टॉपिक वहां से आ सकते हैं। अब देखिए, खानवा का युद्ध जो होता है 1527 ईस्वी में, उसमें दो पक्ष होता है। एक बाबर होगा, इसमें बाबर किसके तरफ से, मुगल्स के तरफ से, और दूसरा राणा सांगा के मध्य होता है। देखिए, इसमें बाबर इसमें विजय फाइनली हो जाता है, पहले वाले में बाबर हारता है, यहां पर जो है बाबर विजयी होता है, राणा सांगा जो है पराजित होता है। इसके बाद क्या होता है, चंदेरी का युद्ध होता है। ठीक है, चंदेरी का युद्ध कब होता है, ठीक अगले वर्ष 1528 ईस्वी में। इसमें मेदिनी राय और बाबर के मध्य होगा, इसमें भी बाबर आपको विजय हो जाएगा। घाघरा का युद्ध जो है 6 मई 1529 में। लगातार देखिए, बाबर जो है प्रत्येक वर्ष लड़ रहा है कोई ना कोई युद्ध, यानी कि पूरी तरह से कोशिश में लगा हुआ है कि मुगल साम्राज्य को कैसे स्थापित किया जाए। इसके लिए पहले से जो शासक थे उससे भिड़ना पड़ेगा, तो वही काम यहां पर आपको दिखेगा। घाघरा का युद्ध जो 6 मई 1529 को होता है, इस युद्ध में बाबर ने घाघरा मतलब सरयुग नदी कह सकते हैं ना, तो यह भी पूछा जा सकता है सरयुग नदी के किनारे क्या घाघरा का युद्ध हुआ था, तो सही बात है, चूंकि सेम ही बात है। ठीक है, तो सरयुग नदी के तट पर यहां पर क्या होता है, अफगानों को पराजित कर दिया था। अफगान कहने का मतलब जो सूरी वंश की बात मैं कह रहा हूं, शेरशाह सूरी को लेकर के चर्चा कर रहा हूं, और फिर बिहार में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें, तो यहां पर फाइनल अफगानों को पराजित करता है बाबर ने। बंगाल एवं बिहार की जो संयुक्त सेना है उसको घाघरा के युद्ध में हरा दिया। ठीक है, और बाबर ने महमूद लोदी को पराजित करके फाइनली बिहार पर अपना नियंत्रण यहां पर जमाते हुए नजर आता है। ठीक है, तो अपने साम्राज्य के विस्तार के क्रम में फिर वो क्या करता है कि जलालुद्दीन यानी कि जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त कर देता है। मामला समझ में आ गया किस तरह से आगे बढ़ता है। घाघरा का युद्ध मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था, जिसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, घाघरा के एक ऐसा युद्ध था, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में कह रहा हूं, जो इतना इंपॉर्टेंट था एक खास वजह से, क्योंकि यह युद्ध जो था वो थल में तो मान लीजिए दोनों जगह की सेनाएं लड़ा ही करती थी, लेकिन यह युद्ध जो था वह जल में भी लड़ा गया है ना। मैंने कहा ना सरयुग नदी के किनारे हुआ, तो जल में भी यह जो है युद्ध हुआ था। इसके बाद 1530 में देखेंगे आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे फिर काबुल में दफनाया गया। ये लोकेशन पूछा जाता है कि मृत्यु चूंकि भारत में हुआ है, दफनाया गया है काबुल में, तो इसीलिए अलग अलग जगह है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट बना करके कि बताइए कि 1530 ईस्वी में जो यहाँ पर बाबर है उसकी मृत्यु आगरा में हो जाती है और उसे कहाँ दफनाया गया। 4 विकल्प दे देगा, एक दे देगा आगरा, एक दे देगा दिल्ली, एक दे देगा आपको काबुल, और एक और कहीं दे देगा बिहार का दे देगा। आप इमोशनल हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं यार जरूर आगरा में हुआ होगा, नहीं तो दिल्ली में होगा, लेकिन गलत जवाब हो जाएगा, ये काबुल में था। इसीलिए यहां पर ये पॉइंट लिखा है। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखा था, ये बार बार पूछा गया है प्रश्न में, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसको बाबरनामा कहा गया, या तुर्क में अगर देखेंगे तो तुजुक ए बाबरी जो कहा गया है, ये किसमें, तो तुर्किक भाषा में यह लिखा हुआ है। जो इसमें देखेंगे, ये किताब जो पढ़ेंगे बाबरनामा या तुर्क ए बाबरी, दोनों एक ही बात है ना तुर्की भाषा में, तो यहां पर देखने को मिलेगा कि 2 भारतीय राजा का वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। 2 भारतीय राजा किस किस का वर्णन बाबर ने किया है अपने किताब में, तो विजयनगर के साम्राज्य हुआ करते थे जो राजा कृष्णदेव राय, और दूसरा मेवाड़ शासक जो हुआ करते थे राणा सांगा। अब देखिए दोनों की चर्चा क्या किया गया था उस किताब में, यह भी तो समझना है। इसमें दरअसल दोनों की प्रशंसा की गई थी। प्रशंसा इस हिसाब से कि कृष्णदेव राय जो थे, विजयनगर साम्राज्य के विषय में बाबर ने लिखा कि उस समय तक पूरे विश्व में इनसे समृद्धशाली, इनसे वैभवशाली साम्राज्य किसी का नहीं था। दूसरी तरफ मेवाड़ के जो शासक हुए राणा सांगा, इनके विषय में बाबर ने लिखा बाबरनामा में कि ये इनसे ज्यादा प्रतापी योद्धा, इनसे ज्यादा कुशल युद्ध नीति वाला जानकार उस वक्त पूरे विश्व में कोई नहीं था। यानी कि इस दोनों की प्रशंसा की गई है, उसमें इनकी युद्ध नीति को लेकर के काफी बातें किया गया है, और ये जो किस तरह से धनिक थे और किस तरह से साम्राज्य को बेहतर ढंग से चलाते थे, इनके साम्राज्य में किस तरह से जो इनकी प्रजा थे वो किस खुशहाल हाल में रहा करते थे, ये सारी चीजें इसमें किया गया है, यानी कि प्रशंसा की गई है इसमें। ठीक है,
अब चलिए, बाबर का चीजें हमने पढ़ लिया। अब बाबर के बाद जो है उसके पुत्र की बारी आती है, उत्तराधिकार उसके पुत्र को मिलता है। कौन है? हुमायूं। हुमायूं की चर्चा करते हैं। देखिए, हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहरा सराय में नुहानी अफगानों को पराजित कर दिया। अब यह भी कई युद्ध लड़ेगा, सिलसिलेवार ढंग से देखिए। फिर 1539 में देखेंगे चौसा का युद्ध, यह इंपॉर्टेंट है। अब बताइए चौसा कहां पर पड़ता है? फटाफट देखिए, चौसा के विषय में समझ लीजिए, क्योंकि यह जगह इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा। बिहार में एक जगह है, उस जगह का नाम है, अभी तो डिस्ट्रिक्ट है, उस जगह का नाम है बक्सर। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज इससे जुड़ा हुआ है। चौसा ही वह जगह है बक्सर का जहां पर बिहार में एक नदी की एंट्री होती है। ये नदी है ना, गंगा नदी की एंट्री हो जाती है बिहार में। इसीलिए ज्योग्राफी वाले पोर्शन में भी ये पूछा जाएगा या हिस्ट्री वाले में पूछा जा सकता है, तो दोनों के हिसाब से ध्यान रखिएगा। वर्ष 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध जो है हुमायूं के बीच में, ध्यान रखिएगा, बाबर तो गया, अब हुमायूं उसका बेटा, और एंट्री कहां कर रहा है? ये बिहार में चौसा से गंगा नदी की तरफ से आ रहा है। ठीक है, तो कहां? शेरशाह सूरी उस वक्त था, और शेरशाह सूरी मैं बता चुका हूं अफगान शासन पढ़ाते हुए, सूरी वंश में महाप्रतापी शासक हुआ करता था। तो शेरशाह सूरी से टकरा जाता है बाबर। शेरशाह सूरी ने इसके हक्के बक्के भौचक्के छुड़ा दिए, यानी कि हुमायूं बुरी तरह से पराजित होता है शेरशाह सूरी से। मामला समझ में आ गया? उसके बाद क्या होता है? वर्ष 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई ये लड़ता है। यह भी लगातार बाबर की तरह लड़ते रहता है कि किसी भी तरह से जो मुगल शासन है उसको सही से स्थापित किया जा सके, उसका एक वजूद बनाया जा सके। इसलिए इस युद्ध में शेरशाह की हुमायूं पर निर्णायक विजय प्राप्त हो जाती है। एक बार हारता है, पिछले साल हार करके जाता है, लेकिन वापस तैयारी करके आएगा 1540 में जो कन्नौज वाला है, वहां इसकी भिड़ंत हो जाती है। किससे? फिर से यहां पर शेरशाह सूरी से। फिर इस युद्ध में शेरशाह सूरी, मैंने क्या बताया, बहुत प्रतापी राजा, मतलब शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। बहुत ही, मैंने अफगान पिछला लेक्चर मेरा देख लीजिएगा, समझ में आएगा। तो उसमें बहुत ही प्रतापी राजा जो शेरशाह था बिहार में, इसने फिर से हुमायूं को जबरदस्त तरीके से हराता है और हुमायूं पर यह निर्णायक रूप से विजय प्राप्त कर लेता है। निर्णायक रूप का कहने का क्या तात्पर्य है? मतलब इतनी बुरी तरह से हरा देता है कि हुमायूं ये मान लेता है कि भाई साहब, जब तक ये शेरशाह सूरी यहां पर है बिहार में, मेरी दाल नहीं गलने वाली है। वह जगह छोड़ करके भाग जाता है और पूरी तरह से निर्वासन पर उसको जाना पड़ता है। मामला समझ में आ गया? शेरशाह सूरी के नेतृत्व में 1540 ईस्वी में द्वितीय अफगान साम्राज्य की इस तरह से स्थापना भी होती है। यह ध्यान रखिएगा, यही वाला मामला ये आ जाता है। ये ध्यान रहेगा ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हुमायूं है, यहां से पूछे जाते हैं। अब चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध पहले बता दिया, अब चलिए पानीपत के द्वितीय युद्ध की चर्चा यहां पर करेंगे। जब पानीपत के द्वितीय युद्ध की चर्चा करेंगे, मैंने क्या पूछा कि आपसे डेट पूछा जाएगा, है ना, टाइम, तो 5 नवंबर 1556। अब किसके किसके बीच? तो मुगल यहां पर और हेमू यानी कि हेमचंद। अब ये हेमू कौन है? तो शाह सूरी का ये सेनापति होता है। इसके बीच यहां पर दोनों में युद्ध होता है। ठीक है, अब जब इसमें युद्ध हो जाएगा 1556 में, यहां पर मुगलों की जीत हो जाएगी। मामला समझ में आ रहा है? तो जब यहां पर मुगल जीतेंगे तो 1556 और 55 ईस्वी के समय देखेंगे कि मुगल राज की पुनर्स्थापना होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, मुगल राज्य का पुनर्स्थापना तो हो रहा है भाई साहब, लेकिन इसके बावजूद बिहार में जो शासन है वह मुगल वहां पर अपना पैर पूरी तरह से नहीं जमा पा रहा है। बिहार में यहां भी अभी भी बिहार जो है अफगानों के नियंत्रण में है। अफगान शासन वहां पे है और मुगल वहां से दूर दूर से छोड़ करके भाग रहे हैं कि इस जगह से थोड़ा सा परहेज ही कर लो। तो शेरशाह सूरी के पश्चात देखेंगे बिहार में, तो चाहे वह ताज खां कारारानी हो, सुलेमान खां हो, दाऊल खां कारारानी हो, ये सब ने 1580 तक जो है वह शासन किया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, शेरशाह के बाद के जो ये शासक रहे, ये शेरशाह के जैसे योग्य नहीं रहे, शेरशाह के जैसे प्रतापी नहीं रहे। ताज खां कारारानी के नेतृत्व में बिहार में एक नए अफगान राज्य का गठन किया गया। ये कुछ फैक्ट है, देख लीजिए। और इसका उत्तराधिकारी जो होता है वो सुलेमान खां कारारानी होता है। इसने अपने राज्य का विस्तार जो है उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों तक किया था। सुलेमान खां हो गया, चाहे मुगल सम्राट जो अकबर है, इसके बीच के संबंध को समझिए।
समझिए। देखिए सुलेमान खान जो था वह अकबर के प्रति उसका थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर था, या ऐसे कह सकते हैं कि एक सम्मान पूर्वक रवैया अपनाए हुए था ताकि दोनों के बीच जो है टकराहट ना हो। यहीं से हम चर्चा शुरुआत कर देंगे कि अकबर अब आ जाता है मुगल शासन में हुमायूं का बेटा, हुमायूं का उत्तराधिकार बनकर के, और अकबर कालीन बिहार की स्थिति हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए यहां से शुरुआत करें। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर मुगल सम्राट यहां पर बनता है। बिहार के सुलेमान खां की मैंने पहले चर्चा किया कि सुलेमान खां करारानी के पुत्र जो होता है दाऊद खां करारानी, इसने भी अकबर के प्रति जो है, अब चूंकि देखिए सुलेमान खां का क्या था कि अकबर के प्रति बहुत रिस्पेक्ट का मामला था। कहने का मतलब था कि भाई साहब आप जहां हैं वहां रहिए, हम जहां हैं वहां रहेंगे, संघर्ष नहीं हो रहा था दोनों के बीच। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पिता के साथ जैसा होगा वैसा ही बेटा के साथ होगा। जब दाऊद खां करारानी आता है तो इसको लगता है कि यार अकबर को हम क्यों पूछेंगे, हम खुद ही जो तोप हैं। तो ये क्या करता है, उसके प्रति इसका सम्मान का व्यवहार नहीं रह जाता है। मार्च 1576 को देखेंगे, टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन अली खां ने मिलकर दाऊद खां करारानी को फिर पराजित कर दिया, क्योंकि संघर्ष यहां पर होगा, संघर्ष में फिर ये जो है हार जाएगा। और इसका यहां पर दाऊद खां करारानी जो होगा बिहार का अंतिम अफगान शासक इस हिसाब से होगा। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट पूछा जाएगा। बिहार को सर्वप्रथम बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। यानी कि अभी तक बिहार जो था वह मुगल शासन के हत्थे नहीं चल रहा था। मुगल शासक जो थे अपना पैर नहीं जमा पा रहे थे। बाबर यहां से हार के गया, हुमायूं हार के गया, अकबर भी बहुत परेशान हुआ। लेकिन उसके बाद जो है अकबर के समय में मूल रूप से कह सकते हैं कि बिहार जो है मुगल कालीन शासन में आ जाता है। और 1580 ईस्वी में देखेंगे तो अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया, उसमें एक तरह से मिला लिया, दर्ज करा दिया, और मुनीम खां जो है उसको बिहार का गवर्नर नियुक्त कर दिया कि आप इसका बिहार का देख रेख करेंगे। इतना मामला समझ में आ गया। अकबर कालीन बिहार के मुगल प्रांतपतियों में राजा मान सिंह जो है, राजा मान सिंह की चर्चा आपने सुना होगा। तो राजा मान सिंह बहुत ही शक्तिशाली, आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के तौर पर उभरते हैं, एक शक्तिशाली योद्धा के तौर पर उभरते हैं, और इन्होंने अपना राजधानी रोहतास को बनाया। ठीक है, तो ये यहां पर एक पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। राजा मानसिंह रोहतास को अपनी राजधानी बताते हैं। यह वर्ष 1587 से 97 ईस्वी के बीच मुगल प्रांतपति बने रहते हैं। मानसिंह के उपरांत सईद खान जो है 1594 से 98 ईस्वी तक मुगल प्रांतपति बनते हैं। सईद खान के पश्चात जो है खाने आजम मिर्जा अजीत कोका को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। देखिए ये सब कुछ फैक्ट है, क्योंकि ये इसीलिए मैं नहीं छोड़ रहा हूं कि कहीं कुछ पूछ लिया जाए तो आपके पास जानकारी होना चाहिए ना। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर अकबर के समय में जगदीशपुर के उज्जैनी राजा कौन सो हुआ करते थे? दलपत शाही ने विद्रोह कर दिया, और शाहबाज खान ने विद्रोह को फिर जाकर के वहां पर कुचल दिया, उसका खात्मा किया। अकबर के शासनकाल में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह भी होता है। कारण वही कहा कि बहुत सारे जो अफगान शासक शुरुआत के रहे वह इसके प्रति सम्मान का व्यवहार नहीं रखते थे, इस वजह से संघर्ष होता रहा। अब अकबर के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और अकबर के जो बेटा रहा जिसका नाम जहांगीर था। जहांगीर कौन था भैया? आपने फिल्म देखा है मुगले आजम? मुगले आजम में जो एक नर्तकी हुआ करती थी, क्या नाम था? अनारकली। अनारकली के प्रेम में कौन पगला गया था? सलीम। सलीम का नाम ही जहांगीर हुआ करता था। तो चलिए जहांगीर के काल में बिहार की क्या स्थिति रहा इसको देखते हैं। देखिए वर्ष 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और अकबर की मृत्यु के पश्चात सलीम यानी कि नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर गाजी यह मुगल साम्राज्य का बादशाह बनता है। आपने फिल्म भी अगर देखा होगा तो इसी तरह से नाम पुकारा जाता है। मुगल शासन बनने के बाद जो है यहां पर बाज बहादुर यानी कि लाल बेग को बिहार का यह अपना सूबेदार नियुक्त कर देता है। ठीक है, बाज बहादुर ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के विद्रोह को सफलतापूर्वक समाप्त भी किया, और दरभंगा में एक मस्जिद और एक नूर सराय नामक सराय का निर्माण कराया। अब समझिए, ये दरभंगा वाला ये क्वेश्चन पूछता है, अब क्यों यहां पर एक नूर सराय का निर्माण कराया? इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी यह है कि सराय जो है नूर जहां, आप जानते हैं नूर जहां बाद में
क्योंकि अनारकली से विवाह तो होता नहीं है, ठीक है। तो बाद में इसकी विवाह किससे होता है? नूरजहां से। नूरजहां यानी कि मेहरुनिशा, ठीक है, मेहरुनिशा भी नाम आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यह सराय जो रहा, मेहरुनिशा यानी कि नूरजहां बंगाल से दिल्ली आ रही थी। तो आप जानते हैं बंगाल से अगर दिल्ली आएगा तो बिहार बीच में पड़ेगा। और दरभंगा, दरभंगा शब्द का क्या मतलब हुआ? द्वार ए बंग, यानी कि बंगाल का दरवाजा दरभंगा, ठीक है। तो बंगाल से आ रही थी तो दरभंगा होते हुए आएंगे दिल्ली, तो दरभंगा में वो रुकती हैं, है ना। तो वहां जब वो रुकती हैं तो मेहरुनिशा के लिए वहां पर एक सराय का निर्माण कराया गया जिसको नूर सराय कहा गया। ये जो पूरा चीज दिखेगा, और यही बाज बहादुर एक मस्जिद का भी वहां पर निर्माण कराता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये कहानी पर ये चीजें पूछ दिया जाता है। जहांगीर ने बाज बहादुर को कुल खान की उपाधि भी दिया, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुल खान की उपाधि प्रदान करता है तथा 1607 ईस्वी में बंगाल का फिर आगे चल करके इसको गवर्नर बना देता है, क्योंकि एक तो योग्य था और वफादार भी हुआ करता था। लेकिन इसके बाद जो है बाज बहादुर के पश्चात अगर देखेंगे तो इस्लाम खान का एक व्यक्ति हुआ करता है, इस्लाम खान उसका नाम था। तो इस्लाम खान जो है उसे बिहार का सूबेदार बना दिया जाता है। वर्ष 1608 ईस्वी में अफजल खान बिहार का सूबेदार फिर बनता है, जिसने कुतुब नानक फकीर के विद्रोह को सफलतापूर्वक समाप्त कर देता है। ये विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसने किया, कब किया। अफजल खान की 1613 ईस्वी में फिर मृत्यु हो जाती है। जब ये मृत्यु होता है, ध्यान देखिएगा, कौन? नूरजहां, नूरजहां का भाई। नूरजहां कौन? मेहरुनिशा वाला बात कह रहा हूं। तो नूरजहां का भाई होता है इब्राहिम खां काकर। इसको 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है ना। क्योंकि इसका भाई है नूरजहां का, अपने हस्बैंड से बोली होगी जहांगीर से, भाई लगा दो साला को वहां पे, तो थोड़ा सा पैरवी हो गया तो बिहार का सूबेदार इसको बना दिया। इब्राहिम खान काकर ने पटना के समीप मनेर में मखदूम शाह दौलत के मकबरा का निर्माण कराया, जो बिहार में मुगल स्थापित सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में जाना जाता है। चलिए अब जरा इस मकबरे की एक तस्वीर देख लेते हैं। मखदूम शाह दौलत के मकबरे का निर्माण देखेंगे, ये वाला है ना। तो मुगल साम्राज्य का जो स्थापत्य कला है उसको बहुत ही नायाब तरीके से ये दिखाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जहांगीर के समय में 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज बिहार का, समझिए यहाँ पर, बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला कौन था? शहजादा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शाहजहां ने, अब यहाँ पर देखिए, बादशाह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह भी ये करता हुआ नजर आएगा। इसका बेटा ही शाहजहां जहांगीर के खिलाफ। तो शाहजहां ने पटना, रोहतास आदि क्षेत्र को शहजादा परवेज से फिर ये छीन लेता है, इसका अपना बेटा ही। और खाने दुर्रान यानी कि बैरम बेग का नाम सुने होंगे, उसको बिहार का सूबेदार ये अपने तरफ से नियुक्त करता है। जहांगीर के शासनकाल में बिहार का अंतिम सूबेदार जो है मिर्जा रुस्तम सफावी था, ये पूछा जाता है कभी कभी। सैफ खान की चर्चा करेंगे तो 1629 ईस्वी में पटना में एक मदरसा का इसने निर्माण कराया। ये प्रश्न पूछा जाता है, सैफ खान का मदरसा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, सैफ खान का मदरसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब मैंने क्या कहा था? शाहजहां विद्रोह करता है, तो शाहजहां अब आ जाता है किसके? जहांगीर के बाद इसका बेटा। अब शाहजहां कौन था? मुमताज वाला कहानी जानते हैं ना, प्रेमी जो ताजमहल आगरा में जाके बनवा देता है, यही है ना, दुनिया का 7वां अजूबा। शाहजहां कालीन बिहार की चर्चा करेंगे, 1627 से 58 ईस्वी की बात करेंगे। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। फिरोज जंग ने भोजपुर के उज्जैनिया शासक राजा प्रताप के विद्रोह का यह सफलतापूर्वक दमन करता है। फिरोज जंग के उपरांत यहां पर शाहजहां ने शाहस्ता खान, जो कि मुमताज का भाई होता है, यह भी भाई, इसका पिताजी भी जो था जहांगीर, वह भी अपने भाई को वहां पर सूबेदार बना के भेजता है। तो ये भी ये काम करता है, अपने इनको जो वाइफ की जो मतलब भाई रहता है उसको, मुमताज का भाई, उसको बिहार का सूबेदार बनाता है, मतलब पैरवी लगा करके। तदोपरांत आजम खान, जफर खान, जुल्फिकार खान बिहार के सूबेदार नियुक्त किए गए। शाहजहां ने 1657 ईस्वी में अलीवर्दीन खान को शहजादा दारा के कहने पर बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। यह भी सिफारिश से काम हुआ है, मतलब टैलेंटेड बहुत नहीं था। औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में शहजादा दारा को पराजित करके अब शहजादा शुजा को बिहार जो है वह सौंप देता है, यानी कि औरंगजेब जो है वो विद्रोह करता है। मामला समझ में आ रहा है? देखिए जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कौन कर रहा है? उसका बेटा ही कर रहा है, जो कि शाहजहां है। और शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कौन कर रहा है? उसका बेटा ही कर रहा है, जो कि औरंगजेब है।
मामला समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो लगभग ये भी वैसे ही चल रहा है जैसे कि एक वंश मैंने हर्यक वंश पढ़ाया था, पितृहंता वंश उसको कहा जाता था। हालांकि इसमें पिता की हत्या नहीं की जा रही है, लेकिन विद्रोह उसके समय में हो रहा है। अब देखिए औरंगजेब कालीन बिहार की चर्चा करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी रहेगा। 1658 से 1707 ईस्वी की चर्चा करेंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी को बिहार का सूबेदार ये सबसे पहले ये नियुक्त करता है। ये नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के समय में गया जिले में दाऊदनगर नामक शहर भी एक बसाया गया और पटना में दारू अदल का एक निर्माण होता है। दाऊद खां के उपरांत लश्कर खां जो है 1665 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनता है। ये सब कुछ फैक्ट हैं जहां से थोड़े बहुत प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन छोड़ के क्यों आगे बढ़ना देख लीजिए। 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पोते शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शहजादा अजीम ने पटना का पुनर्निर्माण कर इसका नाम जो है अजीमाबाद रखा। इसलिए मैंने कहा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक साथ पढ़ना है। पटना का नाम आपसे पूछा जाएगा, एक समय पटना का नाम जो है अजीमाबाद भी हुआ था, तो पूछा जाएगा किसने किया, तो शहजादा अजीम ने इसका पुनर्निर्माण किया, अपने नाम पे ही अजीमाबाद इसका नाम रख दिया। अब औरंगजेब के बाद के जो उत्तरवर्ती मुगल शासक रहे, हालांकि बहुत योग्य नहीं रहे, यही कारण रहे कि मुगल शासन का अंत भी हुआ, लेकिन थोड़ी सी चीजें हैं, फैक्ट है, पढ़ लेते हैं। बहादुर शाह को लेकर के चर्चा करते हैं। एक जो कह सकते हैं थोड़े से कारगर व्यक्ति बहादुर शाह रहे। बहादुर शाह ने शहजादा अजीमुन निशान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा फर्रुखशियर को बंगाल के नायब का पद जो है वह प्रदान किया। फर्रुखशियर 1711 ईस्वी में बंगाल से वापस बिहार आ जाता है और फिर यह क्या करता है, मुगल ऐसा पहला मुगल बादशाह था। यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ध्यान से। फर्रुखशियर ऐसा पहला मुगल बादशाह होता है जिसका राज्याभिषेक जो है वह आगरा में नहीं हो रहा है, दिल्ली में नहीं हो रहा है, बल्कि पटना में होगा। और उस समय अजीमाबाद जिसको कह सकते हैं बिहार की राजधानी, वहां पर होता है 1713 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और फर्रुखशियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का फिर क्या होगा, प्रभुत्व वह स्थापित हो जाएगा। तो धीरे धीरे यहां से आप देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का यहां पर पतन होता हुआ भी नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के हमने अफगान के बाद मुगल शासन के समय में बिहार की क्या स्थिति रहा सभी देख लिया, चाहे वो बाबर, हुमायूं, चाहे अकबर की बात किया जाए, चाहे जहांगीर के समय में क्या हुआ, शाहजहां के समय में क्या हुआ, औरंगजेब के समय में क्या हुआ, बिहार के कौन सूबेदार होते हैं, ये ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो वो चीजें मैंने आपको बता दिया, उस पर थोड़ा नजर रखिएगा। तुलगना युद्ध नीति क्या है और उस्मानी युद्ध नीति क्या है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मुगल साम्राज्य यहां पर हम अंत कर देते हैं बिहार का। अब यहां से हम एंट्री मारने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो हो गया एंशिएंट और मिडिवल खत्म, मॉडर्न जो है अगले लेक्चर में आपको यहां से मिलने वाला है। आपका एग्जाम बहुत करीब है, तो तैयारी को जोरदार ढंग से जारी रखिए। अपने यार दोस्तों के साथ भी लेक्चर को शेयर करते रहिए। अभी तक संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और लगातार जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।